हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो 1 ऑफ फिजिक्स मंथन। बच्चे, इस लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स की कोई फेमस इक्वेशन, कोई फिजिक्स का फेमस कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी हमेशा जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम लेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। हम उसके सारे जो पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करा करेंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जो आइंस्टाइन फेमस रिलेशन है, और इसको हम m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। देखिए, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे सामने आती है। इस इक्वेशन में हम मास को एक कांस्टेंट क्वांटिटी ना मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो मास है इट इज नॉट इनवेरिएंट क्वांटिटी, इट वेरीज विद स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलेटिविस्टिक स्पीड, हाई स्पीड पे लेके जाएंगे, वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट पे लेके चले जाएंगे, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो वेरी करना शुरू कर जाता है। तो वो बहुत फेमस इक्वेशन हमने ऑलरेडी ड्राइव करी हुई है, विच इज कॉल्ड मास वेरिएशन फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला बच्चे ये है होता है हमारे पास, विच इज m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। इस फॉर्मूले में बच्चे जो v है वो उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्पीड है। मान लो हमारे पास एक स्पेसशिप है और वो स्पेसशिप v स्पीड से जा रही है, और वो v जो है वो काफी ज्यादा है। कितना है? इट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसकी एक लिमिट होती है कि कितनी वेलोसिटी पर हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है। आज के लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये स्पेसशिप काफी ज्यादा हाई स्पीड पे मूव कर रही है बच्चे, तो उस केस में हम उस स्पेसशिप का जो मास है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। वो मास इस फॉर्मूला से आएगा, एम नॉट उस स्पेसशिप का रेस्ट मास होगा। याद रखना, एम नॉट क्या होता है? जब वो स्पेसशिप मूव नहीं कर रही, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, स्पेसशिप, एनीथिंग, व्हेन इट इज एट रेस्ट, उस टाइम पे जो उसका मास होता है हम उसको एम नॉट से डिनोट कर लेते हैं। वी उसकी स्पीड है, और सी तो आपको पता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से नहीं जा सकता। कंपेरेबल तो जा सकता है, उसके बराबर स्पीड से नहीं जा सकता। जैसे फोटोन है, फोटोन की स्पीड कितनी होती है? मान लो अगर हमारे पास एक फोटोन है, इसकी स्पीड हमेशा c होती है। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या किसी स्पेसशिप को या किसी व्हीकल को आप इतनी हाई स्पीड पे मूव नहीं करवा सकते। आप इससे कंपेरेबल स्पीड पे जा सकते हो। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन इस स्पीड पे मूव कर सकता है, 0.99 c, मतलब इट इज 99% ऑफ सी। इतनी हाई स्पीड पे अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दें तो उस केस में उसका जो मास होगा वो ये नहीं होगा। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होगा, इसको बोलेंगे रेस्ट मास। और इस रेस्ट मास को हम यहाँ पे पुट करेंगे एम नॉट की जगह, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करके जो मास कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, और वो मास हमें हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो मास और एनर्जी है ये दोनों एक ही चीज है, मतलब डिफरेंट तरह की फॉर्म है, लेकिन जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन जो चीज है वो सेम है। कैसे? मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड पहले एक फिजिकल एग्जांपल की हम बात करेंगे। देखिए, ये देखा गया कि अगर हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है और उसके पास से हम गामा रे फोटोन को भेजें, अब गामा रे तो एनर्जी होती है, अगर हम न्यूक्लियस के पास एक गामा रे फोटोन को लेके जाएं तो गामा रे फोटोन जो है वो अब्सॉर्ब हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और वहां से दो पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, विच इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है। न्यूक्लियस का मास वैसा ही रहता है जैसे पहले था, लेकिन ये गामा रे फोटोन जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म है। गामा रे क्या होती है? एनर्जी है ना? तो ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, है ना? ऐसा हो सकता है। और हम मैटर को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी हमारे पास होती है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाए और एक हमारे पास पॉजिट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ जाए, तो जहां पे वो टकराएंगे वहां से दो गामा रे फोटॉन्स बच्चे इस तरह से निकलते हैं। तो ये ऑपोजिट एग्जांपल है। इसमें दो मटेरियल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों आपस में टकरा के एनिहाइलेट कर जाते हैं और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मास और एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल।
we can change one form into another form. Now coming to this equation, which is m is equal to e by c square. मान लो आपके पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर आपके पास वाटर है, लेट अस सपोज, और उस वाटर को आप नीचे से हीट दे रहे हो, यू आर गिविंग सम हीट. सो लेट अस सपोज यू हैव गिवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, आपने जाउल में कुछ एनर्जी दी, जाउल इज ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी, इस वाटर को एनर्जी दी, तो क्या होगा? अब आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एनर्जी के देने से उस मैटर का मास चेंज होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द मास. तो इफ डेल्टा E is the energy given to this matter, then there is change in mass, which is delta M, which you can calculate by using the same equation. डेल्टा E हम ऊपर रखेंगे, कितनी एनर्जी आपने दी है, 100 जाउल, 200 जाउल, 10,000 जाउल, एनीथिंग, उसको हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. अब बच्चे जो सी स्क्वायर का फैक्टर है ना, इट इज वेरी लार्ज फैक्टर, 3 इंटू 10⁸ उसका स्क्वायर. तो इस फैक्टर, इतने बड़े फैक्टर से जब वो एनर्जी डिवाइड होगी, देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन द मास. इसको हम लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते, डे टू डे लाइफ में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ये इक्वेशन बहुत ज्यादा वैलिड है. आपने +2 क्लास में, आई होप न्यूक्लियस के चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. तो बाइंडिंग एनर्जी में भी हमारी ये फेमस इक्वेशन लगती है. वहां पे क्या होता है, देखिए, अगर मेरे पास इस तरह से अलग अलग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ये मान लेते हैं इसमें से ये ब्लू वाले प्रोटॉन्स हैं, वी हैव 3 प्रोटॉन्स, और ये जो ऑरेंज वाले हैं ये हमारे न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो ये एक न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और ये दोनों बच्चे, ये तीनों प्रोटॉन्स हैं. अब इनको कंबाइन करके हमने एक न्यूक्लियस बना दिया. ठीक है जी, ये न्यूक्लियस बना दिया. अब जब हम इन सारे पार्टिकल्स का मास इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, हम 2 न्यूट्रॉन्स का मास ऐड कर दें, फिर 3 प्रोटॉन्स का मास अलग से ऐड कर दें, टोटल ऐड कर दें, टोटल मास आ जाएगा आपके पास, वो होगा लेट अस सपोज m1. और अगर मैं इस न्यूक्लियस का मास देखूं, इनको कंबाइन करने के बाद जो हमने एटम के अंदर जो कोर होती है वो न्यूक्लियस बन गया, उसका मास अगर हम देखें, उसको बोल देते हैं m2. तो ये दोनों मासेस हमेशा डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे m1 मास ज्यादा होता है और m2 मास छोटा होता है. इसको आप अगर डे टू डे एग्जांपल से समझना चाहते हैं, तो मान लो आपके पास 10 लड्डू हैं, आपने 10 लड्डुओं को डब्बे के अंदर डाला, तो डब्बे के अंदर डालने से अगर दोबारा से उसका मास देखोगे तो आप बोलोगे सर सेम होना चाहिए, इवन डब्बे का मास भी इसमें ऐड हो जाएगा तो मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा. लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता. अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ दें, डिसइंटीग्रेट कर दें, न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को अलग अलग कर दें, तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स निकलते हैं उनका मास ज्यादा होता है, और उनको अगर कंबाइन कर दे तो जो एक ओवरऑल न्यूक्लियस हमारे पास बन के आता है उसका मास कम होता है बच्चे. तो ये जो डिफरेंस है मासेस का, ये मासेस का डिफरेंस ये कहाँ चला जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में. न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो यहीं से आती है. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. और फिर आप वहां पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला लगाते हो, डेल्टा एम. डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इनटू सी स्क्वायर. तो यहां पर भी ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन, न्यूक्लियस में जब हम बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सब चीजें स्टडी करते हैं, वहां पर भी ये इक्वेशन हमारे काम आती है. तो ये इतनी फेमस रिलेशन है कि ये यूनिवर्स के हर कॉन्सेप्ट, हर कहीं पर जहां पर भी कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही है, और ये एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हर जगह लगाई जा सकती है. अब बच्चे हम इस इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करती है. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, देखिए यहाँ पे जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है. अब हम E को क्या बोलेंगे, देखिए ये टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी पता होनी चाहिए. E होती है टोटल एनर्जी, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी. M यहाँ पे कौन सा मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है बच्चे. ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास. और C क्या है, यहाँ पे C स्पीड ऑफ लाइट है. ये आपको पता है सारा कुछ, है ना. अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे. तो अगर हम यहाँ पे m को m0/√1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र पुट कर दें, तो ये दूसरी फॉर्म बन गई. अब अगर तो आपको रिलेटिविस्टिक मास डायरेक्टली पता है तो हम इस इक्वेशन को यूज करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको बॉडी का रेस्ट मास पता है, m0 रेस्ट मास है, ठीक है, और उसकी स्पीड पता है, स्पीड यहाँ पे v है, तो आप उस केस में इस फॉर्मूले को यूज करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हो बच्चों. ठीक है, अब यहां पर अगर हम v को बहुत छोटा माने c से, जैसे डे टू डे लाइफ में होता है, आप बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, कार में जा रहे हो, जेट में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, इवन रॉकेट में जा रहे हो, है ना. तो इन सारी सिचुएशंस में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की,
इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सी। ठीक है, तो उस केस में ये वाला फैक्टर v स्केयर बाय सी स्केयर, ये वाला फैक्टर जो है इट इज लेस देन 1, बहुत छोटा हो जाता है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको निग्लेक्ट करेंगे तो जो एनर्जी आएगी किसी भी बॉडी की उसको बोला जाता है रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट सी स्केयर। तो अभी आप अपनी रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कितनी है जब आप रेस्ट पे हो। उस केस में याद रखना अपना मास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, और आपका मास कितना है वो आपको पता होगा, आपको वेट पता है, वहां से आप मास बता सकते हो। तो इस तरह से ये होती है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, रिलेटिविस्टिक केस में कैसे कैलकुलेट करनी है, और जब ऑब्जेक्ट्स बहुत हाई स्पीड पे होते हैं कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट तब काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए अगर तो आप बात कर रहे हो डे टू डे लाइफ की, तब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं एम की जगह ना एम नॉट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम रेस्ट मास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स नहीं लगेगी, आइंस्टाइन की थ्योरी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत लेस स्पीड पे हैं, हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, v लेस देन सी, तब ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई स्पीड पे हो तब काइनेटिक एनर्जी कैसे लगती है, निकलती है। देखिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं यहाँ पे रेस्ट पे बैठा हूं, मैं अपने मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, आई हैव सम रेस्ट मास एनर्जी। अभी हम इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी को कैलकुलेट भी करेंगे इस लेक्चर में, तो इसको एंड तक देखिए। तो वो जो रेस्ट मास एनर्जी है वो एम नॉट सी स्क्वायर है मेरी। अगर मैं मूव नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल रेस्ट पे हूं इस फ्रेम के अंदर जहां से हम देख रहे हैं, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी बच्चे जीरो आएगी, तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर मैंने भागना शुरू कर दिया तो मेरी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रेस्ट मास एनर्जी होगी, इन दोनों को ऐड करके मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो बनेगी ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा बच्चे इन द केस ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा किनेटिक एनर्जी का जब आप काफी हाई स्पीड पे हो। अब पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला लेस स्पीड पे हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि लो स्पीड पे क्या वापस से ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। फिर हम वेलोसिटी की लिमिट्स की चर्चा करेंगे कि कितनी वेलोसिटी के बाद हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लगाना है, क्योंकि जब आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस केस में हमें हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है या हमें ये फॉर्मूला यूज करना है विच इज टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये वहां पे इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि v लेस देन सी है। तो नेक्स्ट शीट पे करेंगे। देखिए k इज एम सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। इसको लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर। अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, इस पार्ट पे बाइनोमियल थ्योरम। आपको पता है ना बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, और जब x 1 से बहुत छोटा होता है तब ये n अंदर आ जाएगा, और इसकी जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर हमारे पास v की वैल्यू c से बहुत छोटी है तो हम k को लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्र, बाहर रहेगा 1 माइनस, ये हाफ का फैक्टर भी अंदर आ जाएगा, तो ये बनेगा हाफ वी स्क्र बाय सी स्क्र माइनस एम नॉट सी स्क्र। अब इस एम नॉट सी स्क्र को अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट हाफ एम नॉट वी स्क्र। तो सेम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास तब आता है जब हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस आपको इस बारे में बता रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। देखिए एक ग्राफ से हम इसको समझ सकते हैं। ये ग्राफ मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर वाइजर, ये बुक मैं यूज करता हूं काफी टाइम, और इसके अलावा और भी बुक्स यूज करता हूं। तो आप इस बुक को पढ़िए, अगर आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो ये मॉडर्न फिजिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक है।
चलिए, तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पे मेरे पास ना इधर काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय रेस्ट मास एनर्जी चल रहा है, ठीक है, इस फ्रैक्शन में। और एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास चल रहा है v बाय सी का फैक्टर, ठीक है। तो जस्ट एक ग्राफ है जो कुछ वैल्यूज को लेके प्लॉट किया गया, लेकिन मेन मेन पॉइंट हमें यहाँ पे समझने हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस है उसमें किस केस में कितना एरर आ सकता है अगर हम क्लासिकल फॉर्मूला यूज करें या रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करें किनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये लाइन है v इज इक्वल टू सी वाली, मतलब ये उस पार्टिकल के लिए है जिसकी स्पीड आपने स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दी, उसके लिए ये लाइन है, ठीक है। ओके, ये जो रीजन है सारा, इसमें v हमारा लेस देन c रहेगा, और ये जो रीजन है वैसे हो नहीं सकता, बट हम यहाँ पे v ग्रेटर देन c लिखेंगे। ओके, अब क्लासिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0, ठीक है। तो एक यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है 0.5, इसका मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0.5 टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर रहेगी, या आप लिख सकते हैं हाफ एम नॉट सी स्क्वायर रहेगी, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। चलिए, अब दो ग्राफ बना रहा हूं मैं। एक ग्राफ ये है हमारा, ये वाला, इस तरह का ग्राफ पैराबोला बनेगा बिकॉज बी स्क्वायर होता है यहाँ पे। और दूसरा ग्राफ हमारा ये है, ठीक है। इसको थोड़ा दोबारा से बनाते हैं हम, थोड़ा सा और अच्छा करके, ये इधर से, ये इसके साथ टच नहीं करना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने के ई बाई एम नॉट सी स्क्र, ये है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब आपने किनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी है। कौन सा फॉर्मूला, विच इज एम सी स्क्र माइनस एम नॉट सी स्क्र। एम रिलेटिविस्टिक मास है, एम नॉट रेस्ट मास है। ये तब लगेगा फॉर्मूला, ये ग्राफ, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके हमेशा किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, आप सी वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर नहीं लेके आ रहे, जो क्लासिकल फॉर्मूला है। तो दिस इज फॉर क्लासिकल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, when the speed is less as compared to speed of light, it is very good. तो this is for relativistic। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है, ये ग्राफ ना थोड़ा सा और यहाँ टच करना चाहिए, इधर ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि लेस स्पीड पे दोनों ग्राफ, कम स्पीड पे दोनों ग्राफ तकरीबन एक जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे। और जैसे जैसे हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो ये दोनों डाइवर्ज करना शुरू कर देते हैं। अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे अगर चाहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ये इस लाइन को टच करने का मतलब है, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, इसको टच करने का मतलब है कि पार्टिकल का v c के बराबर है। अगर ऐसा करना चाहते हो आप, मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप चाहते हो कि इसको स्पीड ऑफ लाइट पे एक्सेलरेट करना है, तो आपको उसको किनेटिक एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी ना। किनेटिक एनर्जी कैसे देते हो आप, फोर्स लगा के। तो वो जो किनेटिक एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो यहां से इस ग्राफ से ये पता चलता है कि उस केस में मटेरियल पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक्सेलरेट करने के लिए आपको इनफाइनाइट अमाउंट, इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों टच करेंगे ग्राफ्स। लेकिन दूसरे केस पे अगर आप उस बॉडी को c दे देते हो, मतलब v अगर c के बराबर है, तो उस केस में किनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए, रेस्ट मास एनर्जी की हाफ, एम नॉट सी स्क्वायर इज रेस्ट मास एनर्जी, जो भी उस पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी है। जैसे मान लो मेरी रेस्ट मास एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूं। जो भी मेरा मास है, ठीक है, मेरा मास कितना है, देखिए, अगर आपका वेट 70 kgf है, kgf इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। अगर आपका वेट 70 kgf है, तो उसका मतलब आपका मास 70 किलोग्राम है। सिंपल, न्यूटन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 kgf 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो न्यूटन में आपका वेट हो जाएगा 70 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, तो kgf इज द ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ वेट। तो आपका अगर वेट 50 kgf है, 50 kgf किलोग्राम फोर्स, तो आपका मास कितना है, 50 किलोग्राम। तो उस केस में 50 किलोग्राम मास को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करके, जो फैक्टर आपके सामने आएगा, जाउल में एनर्जी आएगी, वो उस एनर्जी की हाफ एनर्जी भी अगर मैंने इंपार्ट कर दी इस ऑब्जेक्ट पे, उसको दे दी, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, विच इज रॉन्ग। क्लासिकल फॉर्मूला नहीं लग सकता। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक्सेलरेट करने के लिए। इसीलिए हम स्पीड ऑफ लाइट पे मूव नहीं कर सकते।
अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करना शुरू कर दें तो टाइम ट्रेवल, ये जो ट्विन पैराडॉक्स है, ये सब चीजें आने वाले लेक्चर्स में आने वाली हैं। तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आप कर पाओगे ये सब चीजें, बट यू कांट डू दैट इफ यू आर ए मटेरियल पार्टिकल। जब जैसे ही आप उस स्टेट में चले जाएंगे, जब आप इतनी किनेटिक एनर्जी दे देंगे, तो आप बेसिकली मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कहां तक हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है वो लगाना है और कहां तक हमारा क्लासिकल फिजिक्स वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो कुछ हमारे पास डाटा है, जैसे v इज इक्वल टू, अगर 10⁻7 मीटर पर सेकंड ले जाएं, ये 0.033 c होता है बच्चे। तो इस केस में जो दोनों फॉर्मूलों का डिफरेंस है, ठीक है, दैट विल बी ओनली 0.08%। तो इतनी हाई स्पीड पे भी अगर आप चले जाएंगे 10⁻7 मीटर पर सेकंड पे, तो 0.08% का ही डिफरेंस वहां पे आएगा दोनों फॉर्मूले लगाने से। मतलब करेक्ट तो हमारा वही है रिलेटिविस्टिक वाला, लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपके पास एरर आ गया है तो इतना एरर आएगा। हालांकि ये स्पीड भी काफी ज्यादा हाई है, मतलब ये है 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। आप देखिए कि 1 किलोमीटर अगर आप इमेजिन कर पाए कि कितना होता है, आप सोच सकते हैं आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई पाथ है, तो ये 10⁴ 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इतनी हाई स्पीड पर भी मूव कर रहे हो, तब भी जो एरर है दोनों फॉर्मूले में बहुत काफी कम है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड अगर हम ले जाएं स्पीड, तो वो बन जाएगा अराउंड 0.1 सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो इट इज 10th पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो उस केस में हमारा जो एरर आता है वो 0.8% का आता है। तो अगर पार्टिकल की स्पीड बच्चे हम हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं ना, हाफ मतलब 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप 1/2 CV लिख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में जो एरर होगा वो 19%, विच इज ह्यूज, ठीक है, काफी ज्यादा एरर आ जाएगा दोनों कैलकुलेशंस में। और अगर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के पास ले जाएं ना, इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे, तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगा। इट इज अराउंड 4300%। तो इस तरह से बच्चे 10⁻7 मीटर पर सेकंड भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, तो उस केस में आप रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। आई होप आप इसको समझे हो। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी, दैट इज अबाउट यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे कि अगर एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज हैं, तो क्या हम मास को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूनिट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल रहती है चीज। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो आपके काम आएंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से समझिए। हम एक प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लो मेरे पास एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चे? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। तो इसका अगर ये रेस्ट मास है ना, तो फिर इसकी रेस्ट मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेस्ट एनर्जी है ई नॉट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? mp c²। सिंपल फॉर्मूला, तो रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी, जो आ जाएगी 1.67 10⁻27 किलोग्राम इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी है, यहाँ पे पूरा है उसका स्क्वायर। ये आएगा 1.503 इंटू 10⁻⁻10 जाउल। तो ये जाउल में रेस्ट मास एनर्जी आई है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। यू कैन सी प्रोटॉन का मास कितना छोटा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी अगर हम जाउल में लिखें तो बहुत छोटा फैक्टर आता है, 10⁻⁻10 का फैक्टर आ रहा है। लेकिन एनर्जी के लिए अगर हम एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो एनर्जी के लिए यूनिट यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत छोटा यूनिट एनर्जी का। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम उसी को यूज करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो ये वही फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, उसके बराबर ही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें, तो हम जाउल को रिप्लेस कर देंगे इस फैक्टर से, 1.503 इंटू 10⁻⁻10 ऐसे रहेगा। और ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो रेस्ट मास एनर्जी आप लिख पाएंगे 0.939 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। ये गीगा और मेगा आपको पता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कैलकुलेट करा है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो 10⁻⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये फैक्टर हम वहां पुट कर देते हैं और सीधा अगर लिखूं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁹ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लगाई है। तो इस तरह से हम रेस्ट मास एनर्जी लिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब फायदा क्या है सर ऐसे लिखने का? देखो, अब अगर आपने मास लिखना है सेम यूनिट्स में तो कैसे लिखेंगे? देखिए, मास का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी बाय सी स्क्वायर। तो हम ऐसे सिंपली लिख देते हैं। ये बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में और इवन जब आप आईआईटी जैम की प्रॉब्लम्स करेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स करेंगे, तो मास हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर इन यूनिट्स में आपको दिया जाएगा। तो उसका बहुत फायदा होता है, फैक्टर हमारा सेम रहता है। देखिए, फैक्टर तो चेंज हुआ नहीं, सिर्फ यूनिट चेंज हुआ है। तो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस में यहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है। तो ये मास का यूनिट याद रखना, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ऐसे ही एक एग्जांपल आपने करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम आपने करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ रहा है। यहाँ पे एक फैक्टर आएगा और यूनिट आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। तो वो फैक्टर क्या है ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रॉन का मास कन्वर्ट करके। अब मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम बेसिकली एनर्जी बाय सी लिख सकते हैं। देखिए, फोटोन की एग्जांपल से आप समझिए। फोटोन अगर हमारे पास है तो फोटोन का तो मास हमारे पास रेस्ट मास 0 होता है। तो उस केस में एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर। तो हम इसको एम सी इंटू सी लिख देते हैं। तो एम सी इज पी इंटू सी। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो फोटोन के लिए ये रिलेशन है सिंपल, क्योंकि फोटोन की स्पीड हमेशा सी रहती है ना, तो उसका मोमेंटम एम सी रहेगा। तो इस केस में ये यूनिट बनेगा मोमेंटम का। यूनिट ऑफ मोमेंटम लिख देते हैं यहाँ पे। वो होता है, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है डिवाइड बाय सी। यहाँ सी स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली सी आएगा कि नीचे सी है। तो हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसके काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है विच इज 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पूछा गया है टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा अभी ये हमारे लिए कैलकुलेट करना यूनिट्स, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिए। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेस्ट मास एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट करी 0.939 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, आंसर आ गया 5.939 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन। अगर मान लो इस किसी प्रोटॉन की स्पीड अगर हमें गिवन है, लेट अस सपोज 0.8 सी स्पीड गिवन है, और हमें पूछा जाए व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है। तो अब इतनी हाई स्पीड पे मूव कर रहा है तो मोमेंटम के लिए P इज इक्वल टू एम वी तो आप लगाओगे नहीं सीधा, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या लगाना है मोमेंटम के लिए? फॉर्मूला हमें लगाना है P इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन, क्योंकि एम नॉट यहाँ रेस्ट मास था, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र इंटू वी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली वही है, बट यहाँ पे जो m हम यूज करते हैं वो रिलेटिविस्टिक मास आएगा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब m नॉट हमें पुट करना है। तो m नॉट हमारे पास सीधा फैक्टर है, देखो नेक्स्ट शीट पे करके दिखाते हैं आपको। तो p आ जाएगा हमारा, m नॉट कितना था? 0.939 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर इंटू हमें c दिया हुआ है 0.8 सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर विच इज 0.8 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। 0.8 सी था ना, डिवाइड बाय सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा। नीचे वाली कैलकुलेशन भी आसान है, यहाँ एक सी कटेगा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे एक फैक्टर आएगा, फैक्टर तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी में। तो मोमेंटम का यूनिट ये होता है। यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है कैलकुलेट करके प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम एक और फेमस रिलेशन करेंगे, एनर्जी एंड मोमेंटम। ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और एक क्वांटिटी होती है विच इज ई माइनस पी स्क्र सी स्क्र। इट इज ऑलवेज इनवेरिएंट। ये किसी भी फ्रेम से आप देखो, एक पार्टिकल के लिए अगर उसकी टोटल एनर्जी आपको पता है एक फ्रेम के अंदर और मोमेंटम पता है, तो ई माइनस पी स्क्र सी स्क्र करेंगे तो ये एक फ्रेम में भी वही आंसर आएगा। दूसरा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी कुछ और है पहले के विद रिस्पेक्ट टू, वहां पे स्पीड चेंज हो जाएगी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंट आएगी, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे दूसरे फ्रेम से डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम्स हैं, एक अलग स्पीड से मूव कर रहा है, एक दूसरी स्पीड से मूव कर रहा है। तो रिलेटिविस्टिक स्पीड जो होगी उस हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट होगा। लेकिन ये क्वांटिटी ई माइनस पी स्क्र सी स्क्र इट इज ऑलवेज इनवेरिएंट, ये अभी हम आपको बताएंगे। तो ये कैसे हम बताते हैं, देखिए इसके साथ एक रिलेशन भी इंपॉर्टेंट आ जाती है ड्राइव करनी, वो भी करेंगे। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र था,
इट इज एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है. इट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है. तो एक तो ये हो गया. दूसरा मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी था. P इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू वी है. तो P स्क्वायर इज एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इसको ना सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है. सॉरी, यहाँ पे ई स्क्वायर है. इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं. तो ये बनेगा एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. अब यहां पे अगर हम एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ पावर 4 का फैक्टर कॉमन ले लें तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा. तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. ओके, हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4. और ये क्या है, ये तो भाई रेस्ट मास है विच इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये स्पीड ऑफ लाइट है विच इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये डिपेंड ही नहीं करता रेफरेंस फ्रेम के ऊपर. तो दिस इज इनवेरिएंट, दिस क्वांटिटी इज इनवेरिएंट ना अंडर ऑल रेफरेंस फ्रेम, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स. तो इफ दिस इज इनवेरिएंट तो ये क्वांटिटी भी हमारी इनवेरिएंट रहती है. और इसके साथ साथ जाते जाते एनर्जी की रिलेशन मोमेंटम के साथ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4. तो ये फैक्टर हम उधर ले गए. ये रिलेशन भी बहुत काम की है. जब आपको पार्टिकल का मोमेंटम पता है, इसमें पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी निकाल लेंगे. रेस्ट मास एनर्जी भी पता होनी चाहिए, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं. रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर है ये, या रेस्ट मास अलग से पुट करके सी रेज़ पावर 4 ये सब चीजें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट्स यहाँ पे गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर ही लेते हैं तो कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं. आई होप आप इसको समझ रहे हो. फोटोन के लिए जाते जाते फोटोन के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है सिंपली E इज इक्वल टू पीसी. जैसे मैंने अभी यूज किया था ना, तो मैं बता रहा हूं कि यहां से भी ड्राइव हो सकता है. इसको आप जीरो पुट करें क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो. फोटोन तो रेस्ट पे आ नहीं सकता, उसका रेस्ट मास जीरो है. तो E इज इक्वल टू पीसी हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन होती है फोटोन के लिए. तो ये था हमारा फिजिक्स मंथन अबाउट m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर. इस तरह की और भी वीडियोस आने वाले टाइम में आती रहेंगी जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स, कोई जनरल कॉन्सेप्ट फिजिक्स का डिस्कस करेंगे. आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जरूर कमेंट्स करिए, लाइक जरूर करिए क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो आपको आपकी फीड में मेरी वीडियो शो होती हैं. तो इस तरह के जनरल फिजिक्स वीडियोस बहुत आने वाली हैं. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.